नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। इन 80 सालों में टैगोर का रचना संसार फैला ही है। उन रचनाओं में जिस संसार की कल्पना की गई है वो शायद नजर ना आता हो। 120 साल पहले 5 अगस्त के ही दिन लिखी उनकी रचना टैगोर के पाठक संसार में घूमने लगी, जिससे पता चलता है कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। जिसमें टैगोर लिखते हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है। यह एक संत और राजा के बीच का प्रसंग है। संत के मुख से सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। कहता है, मंदिर निर्माण के सभी कर्मकांड पूरे करने के बाद हमने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी और आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है। संत कहते हैं कि जिस साल आपकी 20 लाख प्रजा भयंकर सूखे से त्रस्त हो, लोगों के पास खाने के लिए अनाज ना हो, आपके दरवाजे पर भीख के लिए आते हों तो लौटा दिए जाते हों, जो जंगलों में खंडहर हो चुके मंदिरों में शरण लिए हुए हों, उस साल में आपने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस दिन भगवान ने कहा कि मेरे घर की बुनियाद मूल्यों पर है। सत्य, शांति, करुणा, प्यार से बना है मेरा घर। जो राजा अपनी गरीब जनता को ठिकाना नहीं दे सकता, वो मुझे क्या घर देगा। राजन, तुमने जो मंदिर बनाया है वो खोखला है, वो दौलत और गौरव का बुलबुला है। भारत के विद्वत संसार में ऐसे अनेक प्रसंग मिल जाएंगे जो वैभव और गौरव की व्यर्थता को बताते रहते हैं। टैगोर से पहले के भी और टैगोर से बाद के भी। बंगाल में ही राष्ट्रवाद, संस्कृति और धर्म की व्याख्या के कई छोर मिलेंगे। विवेकानंद हों या बंकिम चंद्र हों या फिर खुद रविंद्रनाथ टैगोर, और भी कई विचारक हैं। वहां के रचनाकारों ने राष्ट्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है, देखा है, उसकी बुराइयां देखी हैं, दिखाई हैं, उसकी खूबियां देखी हैं और उन खूबियों के लिए जान दिया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में टैगोर की मौजूदगी जिस तरह से है, राष्ट्रवाद के क्षेत्र में क्या उनके विचारों का प्रभाव वैसा ही है? वैसा प्रभाव क्यों नहीं बन पाया? हम रोज राष्ट्रवाद के बेतुकेपन को देखते हैं और रोज इसे और मजबूत होते हुए देखते हैं। पूर्वी लद्दाख में जब चीन के भारतीय सीमा में घुसपैठ की खबर आई, तब एक जन आक्रोश पैदा हो गया या पैदा किया गया। टिकटॉक जैसे ऐप बैन कर दिए गए। चीन की कंपनी को बंद कर चीन को सबक सिखाने का जश्न मनाया गया। फिर कहा गया कि चीन ने भारतीय सीमा में प्रवेश ही नहीं किया है। तब समझ नहीं आया कि टिकटॉक क्यों बैन किया। फिर खबर आई कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आयोजन होगा और उसका स्पॉन्सर चीन की कंपनी वीवो करेगी। क्रिकेट प्रेमी देश प्रेमी भी होते हैं, डुअल सिम की तरह। उनका आक्रोश ही नजर नहीं आया। वीवो ने अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप से हटने का ऐलान कर दिया, लेकिन BCCI ने कहा कि 2020 के लिए यह साझेदारी स्थगित की जाती है। यह नहीं कहा कि चीन की कंपनी का नमक लेकर भी कभी यह मैच नहीं कराएंगे, पैसा तो छोड़ दीजिए। भविष्य के लिए हर कोई दुकान खोले रखना चाहता है। बहरहाल, इन खबरों के बीच एक और खबर आ गई 6 अगस्त को कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश किया है। जब सवाल उठे तो रक्षा मंत्रालय ने वो जानकारी हटा ली। वेबसाइट से जानकारी हटा लेने से क्या जमीन से भी चीन हट गया? रक्षा मंत्रालय ने अपने मासिक रिपोर्ट में लिखा है कि 5 मई के बाद से चीनी आक्रामकता में तेजी आई है। चीन ने 17-18 मई के बीच कुरांग नाला, गोगरा और पैनगोंग के उत्तरी किनारे का अतिक्रमण किया है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने नहीं बताया कि किस कारण से वेबसाइट से यह जानकारी हटाई गई। यह एक नए किस्म का डिलीट नेशनलिज्म है। झूठ से बचने के लिए डिलीट, तो सच छिपाने के लिए डिलीट, 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 डिलीट। 5 अगस्त को नए भारत के उदय की आधिकारिक घोषणा हो गई। बेस्ट बात यह है कि नए भारत के पहले के भारत में झांक कर देखने पर अभी रोक नहीं लगी है, लॉकडाउन नहीं हुआ है। उसी छूट का लाभ उठाते हुए टैगोर के राष्ट्रवाद को समझने का फिर से प्रयास करना चाहता हूं। फिर से इसलिए कहा कि दिसंबर 2016 के प्राइम टाइम में भी एक बार चर्चा की थी। टिकटॉक और वीवो जैसी कंपनियों के आगे राष्ट्रवाद कितना आत्मनिर्भर हो रहा है, कितना नतमस्तक हो रहा है। क्या हम उसकी सार्थकता या व्यर्थता को टैगोर के बहाने समझ सकते हैं? एक वेबसाइट है tagoreweb.in। इस पर टैगोर का एक कथन मिला जो उन्होंने 1908 में कहा था।
देश प्रेम हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देश प्रेम की जीत नहीं होने दूंगा। 1882 में बंकिम चंद्र वंदे मातरम लिख चुके थे। 1911 तक टैगोर जनगण मन लिख चुके थे। दोनों की रचनाओं के बगैर आधुनिक राष्ट्रवाद की कोई अभिव्यक्ति पूरी भी नहीं होती, यह भी सच है। ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब भारत की धरती पर इन दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कोई ना कोई गा नहीं रहा होता है। कुछ साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में दिवंगत पत्रकार औभिक बर्मन ने लिखा था कि टैगोर के बारे में यह झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने जनगण मन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की शान में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में लिखा था कि मैं कभी किसी जॉर्ज 5, 6 या किसी अन्य जॉर्ज के लिए गीत नहीं लिख सकता। टैगोर को लगता था कि राष्ट्रवाद के नाम पर आवाज दबाई जाएगी, रचनात्मकता पर पहरा लगेगा कि आप ये सीन नहीं दिखा सकते, ये कविता नहीं सुना सकते। टैगोर के राष्ट्रवाद से हम आज या अतीत के राष्ट्रवाद की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन आलोचनाओं का यह सिलसिला ना तो वहां से शुरू होता है और ना आज तक खत्म हो सका है। इसके बाद भी राष्ट्रवाद की राजनीति और जनमानस में इसकी अनिवार्य उपस्थिति है। बंगाल में ही टैगोर की सांस्कृतिक मौजूदगी पहचान की एक समानांतर रेखा की तरह है। वहां के अनेक विचारों के साथ टैगोर के विचार समानांतर रेखा की तरह चलते रहते हैं। कोई एक दूसरे को नहीं काटता। मौसम के हिसाब से बंगाल की फिजा में सब मौजूद हैं। बंकिम हो या विवेकानंद हो या क्रांतिकारियों की धारा। मानवता पर जोर देने के बाद भी बंगाल ने सांप्रदायिकता की विनाश लीला खूब देखी है। टैगोर सिर्फ आकृति या रेखा चित्र नहीं है कि कोई उनकी तरह का हुलिया बनाकर बंगाल में घूमने लगेगा। बंगाल के स्कूलों में और दुर्गा पूजा के नाटकों में फैंसी ड्रेस वाले टैगोर से लेकर बोस तक बनकर घूमते रहते हैं, बच्चे भी बड़े भी। इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चर्चा आम है कि कोई टैगोर बनने के लिए केश और दाढ़ी बढ़ा रहा है। इसकी जगह ये लोग टैगोर की किसी रचना पर चर्चा कर लेते तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सार्थक हो जाती। टैगोर का साहित्यिक संसार काफी बड़ा है। उन्होंने कहा था कि वे ब्रिटेन के बारे में अपनी राय उसके विशाल साहित्य भंडार के आधार पर बनाते हैं। युद्ध को आप चाहे जिस तरह से भी लिखें, उसका मतलब हत्या, लूटपाट, आगजनी और बलात्कार ही होता है। 55 साल की उम्र में टैगोर 1916 और 1917 के साल जापान और अमेरिका जाकर राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने लगते हैं। कहते हैं कि जब मुल्क से प्यार का मतलब भक्ति या पवित्र कार्य में बदल जाए तब विनाश निश्चित है। मैं देश को बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसकी पूजा करूंगा, ये मेरा अधिकार है जो देश से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये टैगोर के शब्द हैं। राष्ट्रवाद कभी खत्म नहीं हुआ। राजनीति के क्षेत्र में इसका विकल्प कम ही दिखता है। हर राजनीतिक दल अपनी तरह का राष्ट्रवाद गढ़ते हैं। जो नहीं गढ़ पाते हैं उसे भी याद दिलाया जाता है कि आप क्यों नहीं गढ़ लेते हैं। लोगों को पता है कि इसके नाम पर नेता ठग रहा है, मगर यह वो वादा है या वो वाद है कि इसके सामने ठगे जाने में ही जनता आनंदित होती है, वरना इसका प्रभाव परमाणु बम गिराकर 1,40,000 लोगों को मार देने या इसके नाम पर 60 लाख यहूदियों को मार देने के बाद खत्म हो जाता। आज भी इसके नाम पर दूसरे तरीके की हत्याएं हो रही हैं। करोड़ों लोगों को गरीब बनाकर चंद लोगों की जेब भारी की जा रही है। बस आज का राष्ट्रवाद अंतिम समय तक जिंदा रहने की मोहलत देता है। टैगोर ने लिखा है कि मैं किसी एक राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूं, सभी राष्ट्रों के एक सामान्य विचार के खिलाफ हूं। आखिर यह राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के संगठन के पीछे हमारी तमाम नैतिक शक्तियां लग जाती हैं। बलिदान उस नैतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। मानव के त्याग करने की शक्ति अपने अंतिम उद्देश्य से भटक जाती है। वह अपनी अंतरात्मा से मुक्त हो जाता है, खुद को मशीन पर डाल देता है। यानी टैगोर कह रहे हैं कि इसकी धुन में हम नहीं रहते, कुछ और हो जाते हैं। नेता इस बात को जानते हैं, इसलिए राष्ट्रवाद उनके लिए वो मशीन है जिस पर आप खुद को डाल देते हैं। इंसान के इतिहास में आतिशबाजी के कुछ ऐसे दौर आते हैं जो अपनी ताकत और रफ्तार से हमें चौंका देती है। ये न केवल हमारे घर में रखे छोटे छोटे दियों का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत का भी मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन इस तड़क भड़क और दिखावों से घर के दियों को बुझने मत दीजिए। हमें इस तिरस्कार को धीरज के साथ सहना होगा कि इस आतिशबाजी में आकर्षण तो है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति इसकी आग तक ही है, इसके बुझते ही वो समाप्त हो जाती है। टैगोर का वैकल्पिक राष्ट्र क्या था फिर? यह सिर्फ राष्ट्रवाद की आलोचना ही थी। 1905 से 1912 तक के चले स्वदेशी आंदोलन के बीच उन्हें ऐसा क्यों लगा और क्या लगा कि वे राष्ट्रवाद के खिलाफ लिखने लगे? क्या आप आज के या किसी भी समय में जनता के बीच राज्य की अनिवार्यता को खत्म कर सकते हैं? और अगर नहीं तो राज्य के रहते राष्ट्रवाद की अनिवार्यता को क्या खत्म कर सकते हैं? राष्ट्रवाद के भीतर संशोधन की गुंजाइशें इतनी कम क्यों हैं? उसकी जो प्रकृति है वही उभर उभर कर हर बार सामने क्यों आती रहती है? ऐसा कभी दूसरा कहाँ है दुनिया में जिसकी कल्पना में एक यूनिवर्सिटी थी, मगर जब यूनिवर्सिटियां दीवारों में कैद हो रही थीं, टैगोर खुलेपन का प्रयोग कर रहे थे। टैगोर की कल्पना की यूनिवर्सिटी आज भी है। भारत में ही दूसरी यूनिवर्सिटी ना बन सकी ये और बात है। अब तो विश्व भारती भी उन्हीं संकटों का शिकार है जिन संकटों का खतरा दूसरी यूनिवर्सिटी के सर मंडरा रहा है। टैगोर राजनीतिक स्वतंत्रता की जगह नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बड़ा मानते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर उनकी बातों का अर्थ यही था कि इसके नाम पर चंद अमीर लोगों का गिरोह तैयार होता है जो स्वतंत्रता की आड़ में गुलामी के विशाल संगठन बना लेते हैं। वे कहते हैं कि अलग सोचने वाले संगी साथियों के जीवन को कठिन बना देने की सामाजिक आदत का प्रभाव राजनीतिक संगठनों पर भी पड़ता है, जिसके जरिए सामान्य मतभेदों को दबाने का अत्याचार शुरू हो जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने टैगोर के राष्ट्रवाद का हिंदी अनुवाद छापा है, जिसे सौमित्र मोहन ने किया है। 40 रुपए की आप पढ़ सकते हैं, और अंग्रेजी बांग्ला में तो खूब सारे हैं। टैगोर इस बात को लेकर सचेत हैं कि अच्छे और ईमानदार लोग भी राष्ट्रवाद का इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी आलोचना में ईमानदार और अच्छे लोगों की इस सीमा को क्यों रेखांकित कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ईमानदार लोग भी अपने विकास के लिए दूसरों के मानव अधिकारों को छीन सकते हैं और वंचितों को दोष देते हुए कह सकते हैं कि इससे बेहतर व्यवहार के वे अधिकारी नहीं हैं। जो लोग अपने स्वभाव से ठीक होते हैं वे भी अपने काम और विचार से दुनिया को उसके रेगिस्तानों के लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं। उनका जोर इस बात पर था कि भारत का भविष्य नैतिक आदर्शों से समृद्ध होगा, लेकिन उसके नाम पर ही इतनी ठगी है उस नैतिकता और आदर्शों के नाम पर कि उसका हश्र हम रोज देखते हैं। ऐसी कोई संस्था नजर नहीं आती जो अपने कर्तव्यों की या नैतिकताओं पर खरी उतरती हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, जो कि कभी नहीं थी। टैगोर कहते हैं कि यह सोचना ही गलत है कि मानव की महानता का एक ही रास्ता है जिसे दुष्टता के साथ बनाया गया हो, यानी राष्ट्रवाद। टैगोर की राष्ट्रवाद की उनकी समझ, उनके संसार पर हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर राधा चक्रवर्ती जुड़ रही हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, लेखक हैं, क्रिटिक हैं, अनुवादक हैं। टैगोर पर कई साल से काम कर रही हैं, उन पर किताबें लिखी हैं उन्होंने, उनके उपन्यासों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। प्रोफेसर चक्रवर्ती, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के बारे में टैगोर क्या शुरू से ही ऐसा सोच रहे हैं अपनी राइटिंग में, लेकिन वो आगे जाकर जनगण मन भी लिखते हैं जो बाद में मौजूदा राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। कितना पवित्र प्रतीक है वो? रविंद्रनाथ टैगोर की सोच राष्ट्रवाद के बारे में बदलती गई समय के साथ। शुरू में जैसे बंग भंग के टाइम, जैसे 1905 से 1908 साल के समय, शुरू में तो उन्होंने ये स्वदेशी आंदोलन में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई और देशभक्ति के उनके जो गाने थे वो भी लोगों ने अपना लिए बड़ी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लगा कि स्वदेशी आंदोलन में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो हिंसा के पक्षपाती हैं, या जिसमें जैसे कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता
के लक्षण हैं। तो इस वजह से वे अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने वो दूर हट गए उस आंदोलन से, और फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जगह उन्होंने अपने लेख के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से अपने राजनीतिक विचारों को लोगों के सामने वो रखने लगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धीरे धीरे उनकी चिंता भी बदलती गई, और वो मानने लगे कि हालांकि वो खिलाफ थे, साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, उपनिवेशिकता के खिलाफ थे, लेकिन वो धीरे धीरे उनको ये सूझने लगा कि राष्ट्रवाद से भी बड़ा कुछ आदर्श हो सकता है, जैसे कि मानववाद, ह्यूमनिज्म। और इस सोच को लेके वो आगे बढ़ते गए। और जब उन्होंने ये राष्ट्रीय गान लिखा, वो तो हमारा राष्ट्रीय गान नहीं था। जनगण मन तो बाद में, स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये गाना जो हमने लिखा है, ये जॉर्ज पंचम या किसी जॉर्ज के लिए नहीं लिखा है, ये हमने अपने स्वाधीन विचारों के माध्यम से लिखा है। तो ये हम देख सकते हैं कि परिस्थिति जैसे बदलती है तो उनकी रचनाओं को लोग किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह से उनकी व्याख्या करते हैं, वो भी बदलता जी। गया है। तो ये हमें ध्यान कि उनके विचारों में भी फर्क आता गया, और जिस तरह से लोग उनके विचारों को अपनाते हैं, उनको समझते हैं, और उनका जैसे विनियोग होता है, वो भी बदलता गया है समय के साथ। तो इस तरह से अगर हम इस गाने को सिर्फ एक प्रतीक समझ लें, तो फिर वो इस गाने के पीछे जो इतिहास है वो फिर छुप जाता है। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूं कि क्या वो किसी तरह का, इनके अंडरलाइन फीचर्स क्या हैं, इनकी रेखा चित्र क्या है, इनके आलोचना के, क्रिटिसिज्म के, और क्या वो कोई ऑल्टरनेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं नेशनलिज्म का, कि राष्ट्रवाद का कोई विकल्प है? जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो बातें नैतिकता, आदर्शवाद, अच्छी अच्छी बातें राष्ट्रवाद नहीं देता है? वो भी तो कहता है कि हमारे पास भी नैतिकता है, हमारे पास भी आध्यात्मिकता है। हमें तो लगता है कि रविंद्रनाथ की सोच में नैतिकता भी तरह तरह की हो सकती है, और आदर्श भी तरह तरह के हो सकते हैं। और वो शुरू से अंत तक, जैसे हमने कहा, साम्राज्यवाद के खिलाफ ही थे। एवं अगर हम देखें तो जलियांवाला बाग मैसेकर के समय उन्होंने अपना नाइटहुड भी सौंप दिया, वापस कर दिया ब्रिटिश राज को, प्रोटेस्ट के हिसाब से, विरोधिता के रूप से। लेकिन साथ साथ उनके दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद से कहीं बड़ा मानववाद है, मानवतावाद है। और इसको लेके अगर हम देखें तो उनकी सोच में कभी कभी राष्ट्रवाद हमें स्वार्थी बना देता है। हर एक राष्ट्र के लोग अगर अपने आप को समझते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ की अगर सोचें, तो रविंद्रनाथ का प्रश्न उनके प्रति ये होगा कि हर एक राष्ट्र को, दुनिया को ये जवाब देना है कि हमने मानवता के लिए क्या किया है, मानवता के प्रति हमारे राष्ट्र का क्या देन है। तो इस तरह से वो समझते हैं कि राष्ट्रों में सिर्फ पारस्परिक संघर्ष नहीं, बल्कि पारस्परिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए, और सहानुभूति भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद हम किसी राष्ट्र या जाति या किसी और आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा विचार है जो हमें दोबारा सोचना चाहिए आज के सिचुएशन में, आज के खासकर कॉन्टेक्स्ट में।
जिस आज की सिचुएशन की बात आप कर रही हैं वो कोविड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाँ जी, कि हर दिन हमें मरीजों बिल्कुल। के वायरल वीडियो मिलते हैं कि उन तक कोई पहुंचा नहीं है और बहुत ही ख़राब स्थिति में उनकी मौत हो गई हाँ, और कोई देखने वाला नहीं है। तो एक तरह से लगता है कि इंसानियत कितना टूट चुकी है इंसानियत। बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था कि टैगोर के पूरे टाइम में वो राष्ट्रीय आंदोलन के उभार का भी बहुत मजबूत टाइम है और सिर्फ बंगाल में ही देखें तो राष्ट्रवाद की कितनी धाराएं हैं। सुभाष चंद्र बोस का अपना नैरेटिव है, बंकिम चंद्र का नैरेटिव भी साथ साथ बड़ा ही होता चला जा रहा है और दूसरे कई क्रांतिकारी, कई बड़े टावरिंग कद्दावर नेता हैं। तो क्या ये सब आपस में टकरा रहे हैं या टैगोर की जो बातें हैं नेशनलिज्म को लेकर वो उनके समय में ही हाशिए पर चली गई थी, मार्जिनलाइज हो गई थी, या कोई ऐसा भी है जो उनकी बातों को लेकर दूसरा बड़ा नाम भी बंगाल में उभरता है जो टैगोर की तरफ बात करता है? बंगाल में तो बहुत सारे वर्शंस हैं नेशनलिज्म के, जैसे आपने सही कहा है। बंकिम चंद्र तो बहुत बड़े उदाहरण हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया आपने, विवेकानंद का नाम लिया। हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण था नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। और ये सारी धाराएं चलती गई साथ साथ, और इनकी टकराव तो होती थी। और रविंद्रनाथ के लेखों में हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं उनकी आलोचना भी इनडायरेक्टली आ जाता है। जैसे उनके उपन्यासों में, गोरा उपन्यास अगर हम देखें तो उसमें जो आइडिया आता है, उसमें जो सेंट्रल आइडिया है कि असली भारतीय बनने के लिए हमें अपना जात, अपना धर्म, अपना सब कुछ खोना पड़ता है। जब हम इंसानों के साथ अपने आप की एकता समझ सकते हैं, तभी हम असली भारतीय बन सकते हैं। इस तरह का जो आइडिया है, इसमें दूसरे दूसरी धाराओं के राष्ट्रवादी विचारों का कहीं आलोचना तो जरूर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। या घरे बायरे, होम एंड द वर्ल्ड जो नॉवेल है, वहाँ भी अलग अलग तरीकों के राष्ट्रवादों का टक्कर दिखाया गया है चरित्रों के माध्यम से। तो इस तरह से रविंद्रनाथ ने अपनी रचनात्मक ढंग से इन अलग अलग धाराओं की आलोचना की है, उनका कंपैरिजन किया है, और साथ साथ अपना दृष्टिकोण भी चरित्रों के माध्यम से सामने रखा है। और उनका जो लेगेसी है, जो चलता आया है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि स्वाधीनता के बाद उन्हीं की रचना को अपनाया गया है राष्ट्रीय गान के रूप से, और बहुत उनको माना भी जाता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग रविंद्रनाथ की रचनाओं को ज़्यादा गहराई से पढ़ते नहीं हैं और उनके बारे में सोचते नहीं हैं। कुछ कविताएं हैं, कुछ मशहूर कहानियां हैं, उनको पढ़ के लोग जो समझते हैं उसी तरह से वो रविंद्रनाथ को अपना लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आज हमें रविंद्रनाथ के लेखों पर ध्यान देना चाहिए, और हम तो समझते हैं कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम में भी रविंद्रनाथ के लेखों को ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, ताकि हमारे में भी वो सोच नई तरह से जागे कि हमारी परिस्थिति में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या महत्व है। जी, एक जो बंगाल जाने पर अक्सर दिखता है कि सांस्कृतिक स्पेस में रविंद्रनाथ टैगोर हर जगह हैं, उनके बिना कोई कल्चरल स्पेस नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ कि या मुझे ही लगता है कि लोगों ने उनके पॉलिटिकल और नेशनलिस्टिक जो क्रिटिसिज्म था, राष्ट्रवाद की जो आलोचना थी या राजनीतिक बातें थी, वो उनको लोगों ने सुविधा से छोड़ दिया और उनके कविताओं, गीतों और उपन्यासों को गले लगा लिया। ये इस तरह से अगर हम राजनीति और संस्कृति को अलग करें, तो ये इसमें रविंद्रनाथ की जो पूरी प्रतिभा है वो कहीं छिप जाती है, हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि वो तो सांस्कृतिक माध्यम से ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट किया।
तो हमें भी यही सोच के मतलब चलना चाहिए कि अगर संस्कृति और राजनीति को हम अलग करें तो फिर संस्कृति को हम किस तरह से अलग करें कि हम कहें कि जब वो कविता में, उपन्यास में, कहानियों में अपने राजनीतिक विचारों को पेश कर रहे हैं और लोग अगर उन्हें पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव तो है लोगों पर। और ये संस्कृति को बंगाल में बहुत महत्व दिया जाता है। तो और वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ संस्कृति और राजनीति को लोग ज़्यादातर अलग उतना नहीं करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद आप कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं या जो लोगों के प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ शायद कहीं हमारे लिए ज़रूरी है कि लोग वहाँ दोबारा से रविंद्रनाथ के बारे में सोचें, नई तरीके से सोचें। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, चूंकि ये आपका विषय भी है, पूरा जीवन आपने लगाया है प्रोफेसर चक्रवर्ती को समझने में। जैसे भाषण तो है, आपने उपन्यास का भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी कविताओं में इन सब चीज़ों को क्रिटिक किया है क्या, इनकी आलोचनाएं की हैं? कविताओं में तो कविता का तो बहुत वैरायटी है उनका। इस कविताओं में भी उन्होंने इस तरह से अप्रोच किया है कि कभी कभी जब वो सांप्रदायिकता देखते थे अपने आसपास, तो कविता में कोई ऐतिहासिक परिस्थिति लेके कविता लिखते थे और इतिहास के माध्यम से अपनी आलोचना प्रकट करते थे सांप्रदायिकता के खिलाफ। जैसे उनका प्ले है, नाटक है नोटित पूजा, या कविता है पुजारिनी, जहाँ पे सांप्रदायिकता की कड़ी आलोचना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उनकी लेखों में बहुत ज़्यादा ये है कि वे कविताओं में भी सिर्फ हम तो सोचते हैं कि वे प्रकृति के बारे में लिखते हैं, नेचर पोएट हैं, लेकिन पॉलिटिकल पोएट भी है, हिस्टोरिकल पोएट भी हैं, और साथ साथ सोशल रिफॉर्म के बारे में भी, समाज के बारे में भी बहुत कुछ उनकी कविताओं में उभर आती है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ अपनी कविताएं नहीं लिखी, बल्कि वे अनुवादक भी थे। उन्होंने कबीर, गुरु नानक, तुकाराम, इनकी कविताओं का अनुवाद भी किया और काफी प्रभावित हुए थे इनके विचारों से। तो इस तरह से अनुवाद के माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, जहां उन्होंने जनसाधारण के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और जहां उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता को आगे रखा अनुवाद के माध्यम से भी। और गीतांजलि की कविताएं अगर हम देखें तो वहाँ भी जात पात और धर्म का भेदभाव, इसके ऊपर ही कहीं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को रखते हैं और उनका दृष्टिकोण वहाँ इस तरह से उभर आता है। पर अब तो स्पिरिचुअलिटी को भी राष्ट्रवाद के पैकेज में शामिल कर लिया गया है। पर आप कह रहे हैं कि टैगोर के यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो राष्ट्रवाद से ऊपर की चीज़ है। उनके लिए उनकी जो आध्यात्मिकता है, उसमें वे यही कहते हैं गीतांजलि में कि छोटी छोटी चीज़ में, दुनिया में, हर एक चीज़ में हमें आध्यात्मिकता दिखती है। और इस तरह से वो, उनका एक बहुत इंक्लूसिव विजन है जिससे कि वो दुनिया को देखते हैं। तो इस तरह से सिर्फ राजनीतिक ढंग से स्पिरिचुअलिटी को अपना लेना उनका तरीका नहीं था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राधा चक्रवर्ती हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम लेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। भाषण हमारी राज्य व्यवस्था और राजनीति का अभिन्न अंग है। इस आधार पर ही नेताओं का मुख्य परीक्षण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्तृत्व क्षमता सर्वत्र प्रशंसनीय तो है ही, कई बार सारा ध्यान उन्हीं की ओर होने के कारण
हम उन्हीं की टीम में दूसरी प्रतिभाओं की अनदेखी कर जाते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर आरपी निशंक की भाषण क्षमता भी कम उल्लेखनीय और संग्रहणीय नहीं है। उनके भाषण को लाखों की संख्या में छात्र और शिक्षक सुनते हैं और सुनना भी पड़ता है। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन्होंने प्रशंसा शास्त्र के नए सूत्र भी गढ़े। आमतौर पर अन्य चैनलों के प्राइम टाइम में ऐसे भाषणों को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा प्राइम टाइम है ही इसलिए ताकि जिन्हें महत्व नहीं दिया जाता है उन्हीं को महत्व दिया जा सके। डॉक्टर निशंक के भाषण में जानकारियों का भंडार है। पहले से जानते हुए भी लगता है कि पहली बार जान रहे हैं। बहुत कम मंत्री होंगे जो अपने विभाग के निर्णयों और नीतियों को एक सांस में बोल सकते हैं। काश हम पूरा भाषण दिखा पाते, लेकिन शिक्षा मंत्री के भाषण का अंश मात्र भी किसी यूनिवर्सिटी की शिक्षा से कम नहीं है। मैंने इसे 2 खंडों में बांटा है। प्रथम खंड में प्रधानमंत्री की प्रशंसा है और द्वितीय खंड में शिक्षा नीति की प्रशंसा। भारत में राजनीतिक और सरकारी भाषणों की संरचना का अध्ययन करने वाले विद्वान कम हैं। उन्हीं की कमी की भरपाई के लिए मैं ये भार उठा रहा हूं, पेश कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहे हैं, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, इस रास्ते से भी हो करके आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के इन उन नीति पर, वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है, उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है। बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है, और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सहित बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए, आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। मैं ये समझता हूं कि इस देश जो विश्व गुरु देश रहा है और जिसके बारे में हमेशा एतद्देश प्रसूतस्य सदग्र जन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। जहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, और आज यही वो देश है जब आप अपने देश की, भारत की अपनी शिक्षा नीति होगी। कस्तूरी रंगन जी आपकी कमेटी को आपको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको ये देश बहुत याद करेगा सदियों तक, क्योंकि बहुत बड़े नवाचार के साथ विश्व का शायद इससे बड़ा कभी नवाचार नहीं हुआ होगा, जहाँ 2 लाख से भी अधिक ग्राम सभाओं तक हम गए हैं, जहां 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से हमने संवाद किया है। हम लोग ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत, जहां बाहर से हमारी फैकल्टी आ रहे हैं, वहां ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी अब बाहर जाएंगी। और इतना ही नहीं तो NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो आगे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचना है, ऐसे हम लोग लगातार जो हम लोग कर रहे हैं और जो इस शिक्षा नीति के साथ तेजी से भगाने का हमारा जो मैदान हमको मिला हुआ है,
मैं सोचता हूं कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक शोध छात्र आज हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आए हैं, और स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया का जो हमने अभियान लिया है, क्योंकि हमारी ये संस्थाएं सबल हैं, सशक्त हैं, और अब ये नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से व्यापक सुधार हुए हैं उसमें अब हमारे बच्चे जो लगभग 7.5 से 8 लाख बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हम सामर्थ्य के साथ, भरोसे के साथ उनको रोक पाने में सफल होंगे। ये पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ा व्यभिचार की शिक्षा नीति है, वहीं मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया की सबसे सदी की सबसे सुंदरतम शिक्षा नीति है, क्योंकि ये मूल्यपरक शिक्षा अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में पूरे विश्व के शिखर तक पहुंचती है। ऐसी खूबसूरत शिक्षा के जो आप जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, कस्तूरी रंगन जी, इतनी खूबसूरत शिक्षा नीति आपने बनाई है कि आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, उल्लास और उमंग से भरा है कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति उनकी अपनी आ रही है, जब उनको भरोसा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत के निर्माण का जो सपना है, वो निश्चित उस सपने को ये शिक्षा नीति पूरा कर सकेगी। मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। और इससे जुड़ी जो इसकी जड़ें हैं, वो पुनः जो सदियों की गुलामी के बाद जो जड़ें हमारी हमको हमारी जड़ों से हटाया गया था, काटा गया था, वो जड़ें सिंचित होंगी, और जो हमारा ध्येय है, जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सहित वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े हमारा समृद्ध इतिहास है, वो वैश्विक प्रभाव में बदलाव लाने के लिए ये NEP एक आधारशिला का काम करेगी, जो गुणवत्ता के साथ व्यापक रूप में उत्कृष्टता को लेकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। हम लगातार संवाद कर रहे हैं, नहीं तो अपनी सभी संस्थाओं को आप योद्धा के रूप में आपने काम किया है। मैं जान सकता हूं, मैं महसूस करता हूं कि जब कोविड की महामारी थी, तब आपने जिस तरीके से उस चुनौती का मुकाबला किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार कहते हैं कि जब बड़ी चुनौती होती है तो उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है, यदि उस चुनौती का ठीक ठीक से मुकाबला किया गया। और मुझे गर्व होता है कि मेरे सारे शिक्षण संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया, योद्धा बनकर के फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जिस तरीके से काम किया, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। आज दिन भर हम व्यापक परामर्श करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में, अलग अलग विषयों को लेकर के, और पूरे दिन भर जो हम काम करेंगे उसके लिए जो अंत में शाम को भी हम फिर एक बार मिलने वाले हैं। लेकिन कस्तूरी रंगन जी, एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी कमेटी का अभिनंदन करता हूं, और आज जो प्रधानमंत्री जी से हजारों देश और विदेश से जुड़े हैं, मैं सब आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।